कहा जाता है कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये बात वैसे सियासत पर पूरी तरह से लागू होती है। अब आप इसी तस्वीर को ले लीजिए, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हैं जनता दरबार में, लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं। चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, तनाव बिल्कुल नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। शांत भाव से जनता से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन कोई नहीं बता सकता कि इस शांत चेहरे के पीछे क्या है। कोई नहीं बता सकता कि इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये बड़े सियासी बवंडर के पहले की शांति है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खबरें बिहार के सियासी गलियारे से आ रही हैं वो उथल पुथल का संकेत दे रही हैं। संकेत सत्ता परिवर्तन का, संकेत एक गठबंधन के टूटने का और पुराने महागठबंधन के फिर से जुड़ने का। कल हर पार्टी के नेता अलग अलग ही सही लेकिन एक मेज पर बैठेंगे और कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि हो सकता है कि एक दो दिन में बिहार की सियासी बिसात पूरी तरह से पलट जाए। हालांकि इसको लेकर साफ तौर पर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन अंदर खाते जिस तरीके से मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं वो संकेत कुछ और ही दे रहे हैं। सावन के महीने में बिहार का सियासी तापमान बेहिसाब बढ़ गया है। अभी तक जेडीयू और बीजेपी में तनातनी की चर्चा थी, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। ये बात और है कि दोनों ही तरफ से कहा यह जा रहा है कि ऑल इज वेल। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। पता नहीं अब क्या आप लोग देखते हैं तो आप लोगों की मर्जी, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारे सामने विभिन्न चैनल के लोग आए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी का अंदरूनी टकराव इस हद तक जा चुका है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 3 दिनों में यानी 11 अगस्त तक सियासी तस्वीर बदल सकती है। इस बीच मंगलवार को जेडीयू के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई। दिलचस्प बात यह है कि मंगलवार को ही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है और उसी दिन कांग्रेस के विधायक भी मिल रहे हैं। पटना में महागठबंधन के पार्टियों के विधायकों की बैठक बेसबब तो नहीं है। माना जा रहा है कि अंदर खाने सियासी खिचड़ी पक रही है और पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार ने जो रुख अपनाया है उसे देखते हुए संकेत भी हैं कि वो बीजेपी से नाराज हैं। नीतीश कुमार 17 जुलाई को तिरंगे को लेकर बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 22 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई भोज में भी नहीं गए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे और 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार के इसी रुख से बिहार में सत्ता समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है और इसे आरसीपी सिंह प्रकरण ने और हवा दे दी है। माना जाता है कि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह बीजेपी के नजदीक हो गए हैं और नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री भी बन गए थे। ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी थी। नाराजगी की वजह से ही आरसीपी सिंह को राज्यसभा की सीट नहीं मिली और संपत्ति पर पार्टी की ओर से पूछे गए सवाल के बाद आरसीपी सिंह को जेडीयू से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। आरसीपी सिंह मामले को लेकर अब जेडीयू इशारों में बीजेपी पर हमलावर है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। हालांकि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में जेडीयू के साथ गठबंधन को अटूट बताते हुए आगे भी मिलकर चुनाव लड़ने का दावा किया था। लेकिन जेडीयू के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चलेगा मामला? अब कब तक चलेगा ये अब कोई भविष्य वक्ता तो हम है नहीं। वही उसी बात बोले, पहले तो ऐसा नहीं बोला करते थे आपने। नहीं आज तो चल रहा है, आज चल रहा है 24 तक 25 तक। देखिए भविष्य कोई नहीं बता सकता।
1,00,000% का सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो क्या होगा। माना जा रहा है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार संपर्क में हैं। तो ये है कि मैंडेट आरजेडी का ही था, सो देयर कुड बी अ सिचुएशन मैंडेट कम्स होम। यानी एक सूरत तो ये हो सकती है कि एक बार फिर से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाए, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे किंतु परंतु हैं और महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी फिलहाल उलझन है। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रविवार को हुई नीति आयोग की बैठक से नीतीश ने दूरी बनाए रखी। इसके अलावा जेडीयू ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया। 2020 में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे हों, लेकिन दोनों दलों के बीच सियासी तलखी बनी हुई है। जातिगत जनगणना से लेकर एनआरसी, एनपीआर और अग्निपथ योजना समेत कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग स्टैंड लिया। इसके अलावा नीतीश की नाराजगी की बहुत सारी वजह भी बताई जाती हैं। नीतीश के नाराज होने की अटकलें किस वजह से लग रही हैं, मेरे सहयोगी रोहित सिंह से समझते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चोट पहुंचाई थी, उस दिन से ही नीतीश और बीजेपी के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद सरकार तो चलती रही, लेकिन हाल के दिनों में जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जहां पर एक बार फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार आमने सामने थे। नीतीश कुमार और आरजेडी इस मुद्दे पर एकजुट थे, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव के कारण जो है उसे झुकना पड़ा। उसके बाद अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो बीजेपी के कई नेताओं ने बयानबाजी शुरू की कि नीतीश कुमार को दिल्ली चले जाना चाहिए, राज्यसभा उनको भेजा जाना चाहिए, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति भी बना देना चाहिए। इस तरीके की काफी सारी बयानबाजी जो देखने को मिली और बीजेपी वाले ये चाहते थे कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे बयानों से भी जो है नीतीश कुमार काफी आहत हुए और असहज महसूस कर रहे थे। और खासकर बीजेपी के साथ तो एक तरफ जहां दूरियां बढ़ ही रही थी, वहां दूसरी तरफ आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार की नजदीकियां जो है पिछले 3-4 महीनों में बढ़ी हैं। अप्रैल में जब ईद का मौका था तो हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर गए और वहां पर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव भी जेडीयू के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। और दोनों नेता यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक दूसरे के साथ जो है काफी सहज नजर आ रहे थे। और पिछले अगर 1 महीने की ही अगर हम बात करें तो ऐसा 4 मौका आया जब नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से कहें या फिर बीजेपी के साथ दूरी बनाई। 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी तिरंगे झंडे पर लेकिन उस पर नीतीश कुमार जो है उस बैठक में शामिल होने नहीं गए। उसके बाद फिर रामनाथ कोविंद जो कि आउटगोइंग राष्ट्रपति थे, उनके विदाई भोज में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए जबकि उनको आमंत्रित किया गया था। फिर 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बनी, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहां भी नीतीश कुमार को बुलाया गया था मगर वो वहां भी शामिल नहीं हुए। और फिर अभी रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई, उससे भी नीतीश कुमार ने किनारा किया। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है पिछले 6-8 महीनों में, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के साथ उनकी नजदीकियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, जीएनटी। कहा जाता है कि राजनीति सिर्फ संभावनाओं का खेल है। वक्त वक्त पर हर राजनीतिक दल ऐसी संभावनाओं की तलाश में रहते हैं जिससे वो सत्ता में बने रहें या फिर उस तक पहुंच जाएं। अब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार को तो महारत हासिल है। साल 2000 में पहली बार महज 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले 2005 से करीब करीब लगातार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज हैं। 20 मई 2014 से लेकर 22 फरवरी 2015 तक यानी कि इस 278 दिनों के अंतराल को छोड़ दें तो तकरीबन 16 साल से ज्यादा वक्त से नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री बने रहने में कामयाब रहे हैं। चाहे 16 जून 2013 को एनडीए के साथ 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ने का मौका हो या फिर 26 जुलाई 2017 को महागठबंधन से अलग होकर एनडीए की मदद से दोबारा सत्ता में वापसी हो। पिछले 17 साल से सरकार बनाने या सत्ता में परोक्ष अपरोक्ष से बने रहना हो, नीतीश का कोई सानी नहीं है। एक बार फिर से वो एनडीए से अलग होने के मुहाने पर खड़े हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से किंतु परंतु का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश धीरे धीरे बीजेपी से दूर होते जा रहे हैं और महागठबंधन खासकर आरजेडी के करीब महसूस हो रहे हैं। एनडीए खासकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान तेज होती जा रही है और दोनों के बीच अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर गठबंधन के तौर पर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसे में कहने वाले भी दुरुस्त ही कहते हैं। राजनीति की यही सबसे छोटी और सटीक परिभाषा भी है। इसे समझने के लिए दिमाग पर जोर देने की कतई जरूरत नहीं है। और अगर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाने वाली राजनीतिक राह चुनते हैं तो भी बिहार में उनके ही नेतृत्व में सरकार बनने की बड़ी संभावना है। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। फिलहाल जेडीयू के पास है 45 विधायक। वहीं अगर महागठबंधन की बारे में बात की जाए तो इसमें शामिल आरजेडी के पास है 79 विधायक, जबकि कांग्रेस के पास है 19। वहीं अगर लेफ्ट दलों की बात करें तो उनके पास विधायकों की संख्या 16 है। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों की संख्या 1 है। फिलहाल विपक्ष में बैठे ये दल अगर जेडीयू के समर्थन में एक साथ आ जाए तो सबको मिलाकर संख्या हो जाती है 160, यानी बहुमत से 38 विधायक होंगे। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन टूटने के आसार के बीच एनडीए में शामिल पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अपने विधायकों की बैठक बुला ली है, जिसके पास 4 विधायक हैं। 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले जीतनराम मांझी ने जेडीयू से अलग होकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया था। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के सहयोगी थे। तब जीतनराम मांझी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ जीते जीतनराम मांझी ही थे। 2018 में एनडीए में सम्मान नहीं मिलने पर का आरोप लगाकर मांझी उससे अलग हो गए थे और 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में से पहले उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया था। तब लोकसभा चुनाव में हमने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। मांझी खुद गया लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव के महज 6 महीने बाद महागठबंधन में समन्वय न होने की बात कहकर मांझी फिर से एनडीए के साथ चले गए। करीब 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। एक बार फिर से उनके पाला पलटने की आशंका जाहिर की जा रही है और अगर ऐसा होता तो फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के पास विधायकों की संख्या 164 हो सकती है। हालांकि राजनीति के जानकार जेडीयू के इस रवैये को केंद्रीय कैबिनेट में जगह से भी जोड़कर देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का जेडीयू हिस्सा नहीं होगी। हालांकि जेडीयू की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश की पार्टी जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ था और वो 43 पर आ गई थी, जबकि एनडीए में उसकी सहयोगी बीजेपी की 21 सीटें बढ़ गई थी और वो 74 पर पहुंच गई थी। जेडीयू ने अपने इस खराब प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल 2020 यानी कि पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। पूरे चुनाव के दौरान चिराग बीजेपी से हमदर्दी जताते रहे और नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे। चिराग की पार्टी एलजेपी ने खासकर जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार दिए थे। बीजेपी के कई नेता भी एलजेपी के टिकट पर जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ मैदान में उतरे थे, जिसके बाद से जेडीयू बीजेपी पर नीतीश कुमार को कमजोर करने का आरोप इशारों इशारों में लगाती रही है। जेडीयू का मानना है कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच मैच फिक्स था। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप के बावजूद
तब बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बीजेपी को 77 प्रत्याशी उनके जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। फिर उसने मुख्यमंत्री के तौर पर भी नीतीश कुमार का नाम ही आगे किया था। चलिए समझते हैं, बीजेपी जेडीयू की राहें अलग अलग होती जा रही हैं, तो दोनों पार्टियां कौन सा रास्ता अख्तियार कर सकती हैं? मेरे सहयोगी सुजीत झा की रिपोर्ट देखिए। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने की हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को ही जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। केवल जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, इन तमाम दलों ने जिस प्रकार से अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, उससे ये साफ पता चलता है कि ये हलचल, राजनीतिक समीकरण बदलने की जो हलचल है, यूं ही नहीं है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है और जेडीयू अब महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। हालांकि दोनों तरफ से ये कहा जाए तो जेडीयू भी इस बात से अभी इनकार कर रहा है कि किसी प्रकार की कोई इस तरह की स्थिति है, और बीजेपी का कहना है कि वो जेडीयू को छोड़ेंगे नहीं, यानी कि नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर चलेंगे। वो 2024 में भी चेहरा है और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बिहार में चेहरा है। पर जो परिस्थिति दिख रही है उसमें तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होना तय है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दूसरी बार होगा जब नीतीश कुमार एक गठबंधन छोड़ के दूसरे गठबंधन में जाएंगे, अगर जाते हैं तो। इससे पहले 2017 में हो चुका है जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे और उन्होंने पाला बदल के एनडीए का दामन थाम लिया था। अब फिर ये परिस्थिति उल्टी तरीके से आई है, यानी कि अब वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का दामन थामने की बात हो रही है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों स्थिति में काफी भिन्नता है, अंतर है। दोनों के समय, काल, परिस्थिति सब में अंतर है। उस समय वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे तो कोई खास परेशानी नहीं थी। इस बार बीजेपी छोड़कर अगर महागठबंधन में जाते हैं तो परेशानी ही परेशानी है। वो इसलिए है क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का है, राज्यपाल बीजेपी का है, राष्ट्रपति, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का निकलना कोई आसान काम नहीं होगा। इस बीच में अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष जो है बिहार के विजय कुमार सिन्हा, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें भी उनको निगेटिव होने में कुछ समय लगेगा। खबरें ये आ रही है कि सावन के महीने में ही ये परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि सावन का महीना शुभ माना जाता है और उसके बाद भादो शुरू हो जाता है। भादो में कोई शुभ काम होता नहीं है, तो ये 4 दिनों में ये होगा कैसे, इस पर संशय जरूर बरकरार है। क्योंकि जो स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा लगता है इसमें अभी कुछ समय लगेगा। और हालांकि दोनों जो पक्ष है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू, इस बात से कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि गठबंधन में कुछ होना। हाँ, आपस में तकरार जरूर है। जेडीयू ने बीजेपी पर एक तरीके से आरोप भी लगा दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, और वाकई हुआ भी था चिराग मॉडल के बहाने। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कल जो विधानसभा माफ कीजिएगा, कल जो जेडीयू के विधायक दल की बैठक है उसमें कुछ खुलासा हो सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि जिन विधायकों को आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी ने कांटेक्ट किया है उनको मीडिया के सामने लाया जाए, ये चीजें हो सकती हैं। तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। मीडिया से रूबरू होते हुए कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार हर तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जेडीयू अपनी तरफ से कोई दावेदारी पेश नहीं कर रही है। दरअसल 2 दिन पहले जेडीयू से इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा था कि वो 7 जन तक भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आरसीपी सिंह के इस बयान को उपेंद्र कुशवाहा ने मानसिक दिवालियापन से जोड़कर बता दिया। ऐसे कहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर तरह से प्रधानमंत्री बनने के योग्य बता दिया।
जिसके बाद बिहार की सियासत में फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताने वाली बहस अब तेज हो गई है। एनडीए से बाहर होने पर नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी आगे आ सकते हैं। हालांकि कई लोगों के ये भी तर्क हैं कि नीतीश के पास इस तरह की राजनीतिक लड़ाई के लिए ऊर्जा नहीं बची है। देखिए, इनका जो यह बयान है जी उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि 7 जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी जांबाजी एक बार फिर से साबित कर दी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के निगरानी विमान डॉनियर ने अपनी तत्परता से न सिर्फ पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस आलमगीर को भारतीय जल सीमा में घुसने से रोका, बल्कि उसे भारतीय समुद्री सीमा से दूर लौटने पर मजबूर कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के निगरानी विमान डॉनियर ने यह कमाल तब किया जब पिछले महीने पाकिस्तानी युद्धपोत भारतीय जल सीमा में चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इंडियन कोस्ट गार्ड का डॉनियर प्लेन तब हमेशा की तरह समुद्री सुरक्षा पर तैनात था। देश की जल सीमा को महफूज रखने के लिए निगरानी पर था। जब उसके रडार ने पाकिस्तानी घुसपैठिए का पता लगाया और उसे भारतीय जल सीमा से खदेड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। घटना पिछले महीने की है। भारी मानसून के दौरान समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तान नौसेना के युद्धपोत पीएनएस आलमगीर ने गुजरात तट पर दिन के समय में भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि पीएनएस आलमगीर अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होता, इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विलांस प्लेन डॉनियर ने उसकी करतूत का पता अपने रडार के जरिए लगा लिया। डॉनियर विमान ने अपने कमांड सेंटर को भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तानी युद्धपोत की मौजूदगी के बारे में सूचित किया और उसी वक्त पीएनएस आलमगीर की घेराबंदी कर दी। आलमगीर के ऊपर डॉनियर मंडराता रहा। विमान ने पाकिस्तानी युद्धपोत से भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश के बारे में पूछा, लेकिन पीएनएस आलमगीर के कैप्टन ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। इसके बाद डॉनियर युद्धपोत के सामने की तरफ बहुत नजदीक से गुजरा और उसे भारतीय सीमा से बाहर जाने की चेतावनी दी। सूत्रों के मुताबिक डॉनियर ने पाकिस्तान के जहाज की मंशा जानने के लिए रेडियो संचार सेट पर कॉल भी किया, लेकिन पाकिस्तानी जहाज का कप्तान जवाब देने की जगह खामोश रहा। जब पाकिस्तानी जहाज के इरादे संदिग्ध दिखे तो डॉनियर ने उसके सामने 2 से 3 बार एग्रेसिव फॉर्मेशन में उड़ान भरी। पाकिस्तान को डॉनियर के आक्रामक होने का अनुमान लग गया, लिहाजा उसने वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। मुमकिन है कि पाकिस्तान इस घुसपैठ के जरिए समंदर में भारतीय प्रतिक्रिया तंत्र में खामियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिस तरह रिएक्ट किया उससे पाकिस्तान अवाक रह गया। और इससे पहले कि भारत के जंगी जहाज उसकी घेराबंदी करते, पीएनएस आलमगीर भारतीय सीमा से वापस चला गया। इसके बाद भी डॉनियर ने दूर जाने तक पाकिस्तानी जहाज पर नजर रखी। वैसे ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तानी नौसेना के किसी युद्धपोत ने ऐसी नापाक हरकत की हो। पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत लगातार गुजरात तट पर भारतीय संपत्तियों और तैयारियों का जायजा लेने की फिराक में लगे रहते हैं।
लेकिन भारतीय तटरक्षक बल की मुस्तैदी के आगे उनकी सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉनियर विमान का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसेना करती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल टोही विमान के तौर पर किया जाता है। किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में उड़ान भरने की इसकी क्षमता इसे बहुत खास बनाती है। और अब तो उत्तर पूर्व के राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी इसका इस्तेमाल कमर्शियल उड़ान में किया जाने लगा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बने छोटे रनवे से भी डॉनियर विमान आसानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। चाहे दुश्मन का पता लगाना हो या फिर उससे निपटना, किसी भी संकट में राहत या बचाव का काम करना हो, या फिर तेल का रिसाव होने की स्थिति में समंदर को संकट से उबारना हो, यानी हालात कैसे भी हो, काम कैसा भी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हर पल हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। हिंदुस्तान 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, लिहाजा दुश्मनों से खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भारतीय तटरक्षक बल होवरक्राफ्ट, ध्रुव हेलीकॉप्टर, डॉनियर जैसे विमानों की सहायता लेती है। डॉनियर 228 स्वदेशी विमान है। इसे भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तैयार किया है। ये 2 पायलटों वाला विमान काफी दूर तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान एक बार में 17 यात्रियों को ले जा सकता है। किसी भी मौसम में उड़ान भरने की इसकी क्षमता इसे और भी खास बनाती है, यानी चाहे दिन हो या फिर रात, ये हर वक्त उड़ान भरने में सक्षम है, अब चाहे समंदर हो या फिर पहाड़ का इलाका। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता भी है। डॉनियर 228 सेमी रनवे से भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ये पहाड़ी इलाके में छोटे रनवे पर उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। इसमें सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है, जिसकी मदद से 25 घंटे तक का एयरक्राफ्ट डेटा और 2 घंटे तक का ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर लगाए गए हैं और इसकी मदद से इमरजेंसी के हालात में विमान के तेजी से विमान का पता लगाया जा सकता है। HAL ने इस विमान को एयर टैक्सी सर्विस, कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट, कोस्ट गार्ड ड्यूटी और मैरीटाइम ड्यूटी जैसी जरूरतों के लिए तैयार किया है। अभी तक डॉनियर 228 विमानों का इस्तेमाल देश में सैन्य उद्देश्य के लिए ही होता रहा है, लेकिन इसी साल डॉनियर ने कमर्शियल उड़ान भी भरी और इस विमान की पहली उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए थी। डॉनियर विमान के कमर्शियल उड़ान का मकसद उत्तर पूर्व के राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये विमान पहाड़ी इलाकों में बने छोटे रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम है। हाल ही में गुजरात के पोरबंदर से इसी विमान से नेवल स्क्वाड्रन ने भी ऐतिहासिक उड़ान भरी थी, जिसमें 5 महिला अधिकारियों ने मिशन की कमान संभाली थी। और ये पहली बार है जब इस तरह के सर्विलांस मिशन पर ऑल विमेन क्रू गया था। आगे बढ़ते हैं। ड्रोन्स। रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन कितने कारगर रहे हैं, ये हमने देखा है। ड्रोन की ताकत से यूक्रेन जैसे देश ने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर रूस को भी पीछे हटने को मजबूर कर दिया और इसी कड़ी में भारत भी अब आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी ड्रोन बनाए जा रहे हैं और इसके लिए आज भारतीय सेना ने समझौता भी किया है। क्या है मिशन ड्रोन शक्ति और कैसे देश रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का हब बनेगा, देखिए जरा। आ रहा है आसमान का निगहबान, दुश्मनों का काल। स्वदेशी ड्रोन, हिंद की ताकत। रक्षा क्षेत्र से गुड न्यूज है कि ड्रोन तकनीक में भारत को और मजबूती मिलने वाली है। भारतीय सेना ने फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत DFI भारतीय सैनिकों के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोन विकसित करेगा। द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। ये वो संस्था है जो भारत में एक सुरक्षित और मानव रहित विमानन उद्योग के निर्माण के लिए काम कर रही है। इस संस्था के साथ समझौते का मतलब है भारत का ड्रोन सेक्टर में जबरदस्त विकास।
हिंदुस्तान की सेना के डिजाइन ब्यूरो और DAFI के बीच में जो ड्रोन्स को लेकर समझौता हुआ है, ये बहुत अहम है। हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस साफ तौर पर जानती हैं कि आज के माहौल में ड्रोन जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जैसे कि यूक्रेन की लड़ाई में देखा जा रहा है और अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई में देखा गया। DAFI जो है एक लीडिंग डिजाइन ब्यूरो है जर्मनी का। उसकी सहायता के साथ हिंदुस्तान के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन डिजाइनिंग, खास करके स्वार्म ड्रोन्स में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, जिससे हिंदुस्तान की सेना जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनमें बड़े पैमाने पर मजबूती आ सकती है और जो हमारी वीकनेसेस हैं वो क्लोज हो सकती है। जाहिर है सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका हिंदुस्तान जल, थल और नभ में सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है और आत्मनिर्भर ड्रोन आसमान में हिंदुस्तान की नई ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। ये समझौता इस मायने में भी जरूरी है क्योंकि फिलहाल डिफेंस ड्रोन के मामले में भारत अभी काफी हद तक अमेरिका, इजरायल और रूसी ड्रोनों पर निर्भर है। ये डिफेंस ड्रोन मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से बनाए जाते हैं जो लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये अच्छे कैमरों और बढ़िया GPS सिस्टम से लैस होते हैं और कई किलो का वजन उठा सकते हैं। हालांकि भारत में भी डिफेंस ड्रोन के निर्माण में तेजी आ रही है और इस समझौते के बाद भारतीय जानकार इसे इंटेलिजेंस जरूरतों के हिसाब से कारगर कदम मान रहे हैं। अगर आप देखो तो तकरीबन 2 या 3 साल पहले आर्मी डे परेड में हमने स्वार्म ड्रोन्स की शक्ति को दर्शाया था और इस साल बीटिंग द रिट्रीट में 1000 ड्रोन्स जो IIT स्टूडेंट्स ने बनाए थे, उनके जॉइंट मैनूवर्स के माध्यम से हमने हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर और बढ़ती ड्रोन शक्ति को दर्शाया है। ड्रोन्स बहुत बड़े पैमाने पर दुश्मन के हवाई अड्डों पर, उनके बख्तरबंद गाड़ियों को, उनके टैंक्स को, उनके आर्टिलरी को, उनके एयर डिफेंस को, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, उनके जो ब्रिजेस वगैरह हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। डिफेंस सेक्टर में ड्रोन बेहद घातक हथियार साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल सेना आतंक की कमर तोड़ने में कर रही है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। ड्रोन के जरिए आतंकियों की सटीक लोकेशन जानना आसान हो जाता है, तो वहीं ड्रोन से आतंकियों की घेराबंदी करने में भी मदद मिलती है। किसी इलाके में छिपे आतंकियों को खोजने में ड्रोन मददगार साबित होते हैं। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट में ड्रोन से आतंक पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। इससे पहले भी भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज ने भारतीय सेना के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने के लिए करीब $1.5 अरब की डील की थी। सेना के पास इसी कंपनी के हजारों ड्रोन मौजूद भी है और अगर भारत इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो जल्दी ही दुनिया की चीन पर निर्भरता घटेगी और भारत के मिशन ड्रोन शक्ति को रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारत की ड्रोन पावर। अमेरिका और यूरोप के देशों में ड्रोन का इस्तेमाल काफी वक्त से होता आ रहा है, लेकिन अब ड्रोन की तकनीक काफी आगे निकल चुकी है और भारत आज ड्रोन क्रांति के शिखर पर है। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। इसी साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ड्रोन शक्ति की घोषणा की थी, जिसमें सरकार ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेक इन इंडिया ड्रोन बनाने का टारगेट तय किया। यही नहीं, हाल के सालों में भारत में ड्रोन सर्विस सेगमेंट का बाजार तेजी से बढ़ा है और ये ड्रोन उद्योग के लिए एक गुड न्यूज है। माना जा रहा है कि 2026 तक ड्रोन कारोबार 15,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जानकारों का कहना है कि सरकार की इस राष्ट्रीय ड्रोन नीति से ड्रोन उद्योग को काफी फायदा हुआ है। फिलहाल देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप्स 1000 के पार पहुंच सकते हैं। फिलहाल
भारत के पास मानव रहित ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन मौजूद है। इनकी खूबी ये है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते। इसके अलावा ड्रोन्स अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के क्षेत्र में जाते हैं। ड्रोन के सिस्टम में फोटो के जरिए टारगेट सेट कर दिया जाता है। टारगेट तक पहुंचने पर ये उस पर विस्फोटक लेकर गिर जाते हैं और इसका इस्तेमाल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम में भी किया जाता है। इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 3 किलो तक विस्फोटक के अपने साथ ले जा सकते हैं। करीब 30 मिनट तक ये उड़ सकते हैं, यानी आधे घंटे में आत्मघाती स्ट्राइकर और दुश्मन का काम तमाम। ड्रोन को उनके वेट की क्राइटेरिया पर 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है नैनो ड्रोन। यह आकार में छोटा होता है, जिसका उपयोग ज्यादातर प्लेइंग टॉयज में ही किया जाता है। दूसरा माइक्रो एयर व्हीकल ड्रोन है, जो कि नैनो से बड़े होते हैं और इनका उपयोग वीडियोग्राफी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा तीसरा है मिनिएचर यूएवी यानी स्मॉल ड्रोन, जो माइक्रो से बड़े होते हैं और इनका वेट 2 किलो से लेकर 25 किलो तक होता है, जिसका उपयोग सामान को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। इसके अलावा एक मीडियम ड्रोन भी होता है, जिनका वेट होता है 25 किलोग्राम और से लेकर 150 किलोग्राम के बीच। भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में ये काम आते हैं। वहीं लार्ज ड्रोन भी होते हैं, जिनका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है। ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस में उपयोग में यही लाए जाते हैं और ये साधारण ड्रोन से साइज में भी बड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल दुश्मन देश की जासूसी करने में भी किया जाता है। ऐसे में डीएफआई के साथ भारतीय सेना का ड्रोन के लिए समझौता देश के लिए क्या अहमियत रखता है, देखिए हमारे सहयोगी मंजीत नेगी की रिपोर्ट। सरहद पर बढ़ती चुनौती के बीच सेना को अलग अलग तरह के ड्रोन की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से चाहे निगरानी वाले ड्रोन्स की बात की जाए, स्वयं ड्रोन की बात की जाए या फिर सामान उठाने वाले। ऐसे में आर्मी डिजाइन ब्यूरो और इंडियन ड्रोन फेडरेशन के बीच में एक समझौता हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है और आने वाले दिनों में किस तरह से सेना की जो ड्रोन की जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा, उसके डिजाइन को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर। और क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों सरहद की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना को दोनों ही सरहद पर अलग अलग तरह के ड्रोन की जरूरत है और ऐसे में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत देश भर में जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जो फेडरेशन है वो अब आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर सेना की जरूरत के मुताबिक ड्रोन तैयार करेगी, उनके डिजाइन तैयार करेगी। और खासतौर से अलग अलग सरहद पर, यानी अगर हम चीन सरहद की बात करें, पाकिस्तान सरहद की बात करें, किस तरह की वहां पर निगरानी वाले ड्रोन्स की जरूरत है या फिर दुश्मन के इलाके में अगर कार्रवाई को अंजाम देना है तो स्वयं ड्रोन की भी सेना को आने वाले दिनों में जरूरत होगी। हाल के दिनों में हमने देखा कि खासतौर से पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हथियार और नशीले पदार्थों को भेजने के लिए पाकिस्तानी सेना आईएसआई भारतीय इलाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, इन तमाम चुनौतियों के बीच में आज जो दोनों ड्रोन फेडरेशन और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के बीच में जो एमओयू हुआ है वो आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। गुड न्यूज टुडे के लिए मंजीत नेगी, दिल्ली। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से देखिए, क्योंकि ये गुड न्यूज बहुत काम की है और बड़ी राहत देने वाली है। एम्स के डॉक्टर्स ने वो कर दिखाया है जो अभी तक देश में नहीं हुआ। करीब 3 साल पहले एक हादसे में एक मजदूर का फोरआर्म क्रश हो गया था। फोरआर्म कोहनी से आगे के हिस्से को कहा जाता है। जिस मजदूर की बात हम कर रहे हैं उसको देखने के बाद विकल्प था कि उसके बाएं हाथ को काट कर हटा दिया जाए और उसकी जगह नकली हाथ लगा दिया जाए। अच्छी बात यह थी कि उस लड़के की हथेली सही सलामत थी। एक विकल्प यह भी था कि हथेली को सीधे बाजू से जोड़ दिया जाए, लेकिन इससे हाथ की लंबाई कम हो जाती और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए डॉक्टर्स ने कुछ अलग करने के लिए सोचा और जो किया वो इतिहास बन गया। पहले तो हथेली को पैर से जोड़ दिया गया ताकि हथेली में खून का प्रवाह बना रहे और इसके बाद करीब 3 महीने तक सर्जरी करके एम्स के डॉक्टर्स ने नया फोरआर्म तैयार किया और उसे हाथ से जोड़ दिया गया और इसके बाद फोरआर्म से हथेली भी जुड़ गई। ये देश में अपनी तरह की पहली सर्जरी है। 3 साल बाद अपनी ये उपलब्धि एम्स ने देश के सामने रखी और इस दौरान डॉक्टर निशन को जानना चाहते थे
कि सर्जरी कामयाब हुई है कि नहीं। अब वो मजदूर अपने हाथ से हर जरूरी काम कर सकता है, पूरी तरह से स्वस्थ है, और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की टीम से हमने बात की है। ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया क्या रही, हमने ये भी उनसे समझने की कोशिश की। ये हमारे पास आया था पहली बार, तो ये समझना बहुत मुश्किल था कि हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि उस वक्त इसका पूरा ही बाजू और कलाई के बीच का हिस्सा क्रश हो चुका था और उसको हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में दो ही हम काम करते हैं, या तो एक इसको एम्प्यूटी बना दें और उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगाएं, या फिर हम उसको हाथ को बाजू के साथ जोड़ दें, जो कि इतना अच्छा ऑपरेशन नहीं माना जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में या तो कट कर दिया जाए हिस्सा जो क्रश हुआ और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल हाथ लगाया जाए, या जो बीच का पोर्शन है कटा हुआ उससे डायरेक्टली आप पाम जोड़ देते, हथेली जोड़ देते। उसके साथ तो नहीं जोड़ पाते, पर हाँ बाजू में जोड़ देते। पर तो देखने में वो काफी खराब लगता है कि किसी का हाथ जो है वो उसकी बाजू के साथ जुड़ गया है, क्योंकि बीच का हिस्सा तो कंप्लीटली क्रश हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ नया करना था या नया सोचना था, जिसकी वजह से हम पूरा फंक्शन को इसको दोबारा दे पाए। तो हमने उस वक्त एक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो होता है, उस पर हमने डायग्राम्स बनाने चालू किए, और हमने सोचा कि अगर हम बीच का हिस्सा पूरी तरह से दोबारा बना दें तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाथ उसका फिर से काम करने लगेगा नॉर्मली। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हाथ को बचाना ज़रूरी था, और बचाने के लिए हमने हाथ को पैर पर लगा दिया। तो पैर की जो नसें होती हैं उनके साथ में हमने हाथ की नसों को जोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका सर्कुलेशन फिर से चालू हो गया और हाथ फर्स्ट स्टेज में बचा लिया गया। नेक्स्ट स्टेप थी हमारी पूरे फोर आर्म की यूनिट को बनाना। हम इस तरह के ऑपरेशन काफ़ी करते हैं एम्स में, लेकिन सारे ऑपरेशन या दो ऑपरेशन को एक साथ जोड़कर करना पहली बार हुआ था। और ये जो यूनिट बनाना है, ये भी हम पहली बार इंडिया में कर पाए हैं। तो इसमें थाई से और लेग से बोन और मसल इंडिविजुअली लेकर उनकी नसों के साथ में हमने पूरा फोर आर्म का यूनिट को क्रिएट किया। और इसका जो अच्छी बात तो ये थी कि इस पर हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कि हमको कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत है। इसकी दो मांसपेशियां उंगलियों को चलाने के लिए, एक मांसपेशियां उंगलियों को खोलने के लिए, बाकी 2 से 3 नसें होती हैं जो मांसपेशियों को चलाएंगी, और एक नस होती है जो कि हाथ में सेंसेशंस देगी। तो इन सबको हमने कैलकुलेट करके बाकायदा पैर से और हाथ में ट्रांसफ़र किया। तो दूसरी स्टेज के बाद हमारा फोर आर्म का जो यूनिट था पूरी तरह से बन गया। और फिर लास्ट स्टेज में, जो कि हमने करीब 2 महीने बाद की इनिशियल इंजरी के, उसमें हमने हाथ को पैर में से निकालकर वापस इस यूनिट के ऊपर लगा दिया। आज ये देख के लुकिंग बैक की जो हमने बोला था उनकी माँ से, जो है वो समझ पाई थी हमारी बातों को, तो जब वो अपने नॉर्मल काम कर पाता है, पानी पी पाता है, नहा पाता है, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर पाता है, थोड़ा बहुत लिख पाता है, बैडमिंटन खेल पाता है, तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आपने जो सोचा था आज आप उस स्टेटस पर पहुँच चुके हैं। तो आई थिंक। और ये रिकवरी का प्रोसेस लगातार बढ़ता रहेगा या जो अब अचीव हो गया है यही रहेगा? देखिए, मैं कहूँगा कि नोबडी कैन क्रिएट लाइक गॉड, सो दैट इज़ दी अल्टीमेटम गोल कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। लेकिन जब तक नॉर्मल तक नहीं पहुँच सकता तब तक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करते रहेंगे आगे इसको फंक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वही डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने सहारनपुर के अवनीश को एक तरह से एक नई जिंदगी दी, और जो उम्मीद डॉक्टर्स की टीम ने, एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम ने अवनीश की मां के दिल में जगाई थी कि वो फिर से एक बार जिंदगी में सारे काम जो आम जिंदगी के काम होते हैं उसको खुद से कर पाएंगे, वो अब दोबारा खुद कर पा रहे हैं। उसके वीडियोस जो टीम है इस वक्त डॉक्टर्स की यहाँ पे, उन्होंने हमको दिखाया, और कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत जरूर तय करेगी अवनीश की ये सक्सेसफुल सर्जरी, जहां पे एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ का एक पूरा हिस्सा नई तरीके से बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।